ठीक है। देखिए बेटे, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, फिजिक्स का तारुफ क्या है? इंट्रोडक्शन का मतलब तारुफ, शाबाश। थिंकिंग, सोचो विचार। नेचर का मतलब ऑफ द मैन, जी इंसान। तो इंसान की जो, अच्छा बेटे आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक में जो पहला पैराग्राफ है, ये उसकी हेडिंग मैंने बनाई है थिंकिंग नेचर ऑफ द मैन, कि इंसान की जो फितरत है वो हमेशा सोचो विचार वाली है। इंसान की फितरत हमेशा सोचो विचार वाली है। एवर सिंस, आज तक, ये हमेशा से, मैन हैज स्टार्टेड टू ऑब्जर्व, हमेशा मुशाहिदा करता रहा, थिंक, सोचता रहा, एंड रीजन, और वजह ढूंढता रहा, हैज बीन वॉन्डरिंग, और हैरान रहा, अबाउट द वर्ल्ड अराउंड हिम, अपने इर्द गिर्द की दुनिया के बाद। ठीक है, आज तक बेटे इंसान मुशाहिदा करता रहा, सोचता रहा, और वजह ढूंढता रहा, और हैरान रहा अपने इर्द गिर्द की चीजों के बारे में कि ये मज़ाहिर फितरत कैसे हैं। ठीक है, ये कायनात कैसे बनी, कायनात कब बनी, कब पैदा हुई, ये दुनिया कब पैदा हुई। 13.5 अरब साल पहले ये कायनात बिग बैंग से पैदा हुई, ये साइंस कहती है, और यही कुरान से भी हमें शवाहिद मिलते हैं। ठीक है, इस पे मेरे लेक्चर्स भी हैं। ये दुनिया कब पैदा हुई और इस पे जो रहने वाले इंसान हैं 10-12 हजार साल पहले पैदा हुए, उसकी वजह क्या है, उससे पहले कौन लोग थे इस यूनिवर्स में, यूनिवर्स का क्रिएटर कौन है, और ये चीजें कैसे बनी हैं। पुराने साइंटिस्ट थे, उसके जो कोलैबोरेटर्स थे और उनके जो हम असर थे, वो सोचते थे कि जमीन के गिर्द सूरज घूम रहा है, जबकि आज हमें मालूम हुआ कि सूरज जमीन के गिर्द नहीं घूम रहा, सूरज के गिर्द जमीन घूम रही है, और इसी तरह जमीन के गिर्द चांद घूम रहा है। तो इंसान ने हमेशा सोचो विचार की है चीजों के बारे में, और तब ही वो किसी रिजल्ट तक पहुंचा है। ठीक है, तो इंसान ने हमेशा कोशिश की है कि वो तरीके ढूंढे टू ऑर्गेनाइज द डिसऑर्डर, बेतरतीब चीजों को तरतीब देने के, प्रिवेलिंग इन द ऑब्जर्व्ड फैक्ट, जो उसने मुशाहिदात में देखे हैं या मुशाहिदात में जो वकू पजीर हो रहे हैं, अबाउट द नेचुरल फिनोमिना, फितरती या कुदरती जो मज़ाहिर हैं उनके अंदर कहीं बेतरतीबी नजर आई है, उसको किस तरह से तरतीब देना है कि वो इंसानियत के काम आ सके। जो रेडियो एक्टिविटी है, अल्फा बीटा गैमा रेस निकलती हैं, वो कितनी खतरनाक हैं, लेकिन आप देखिए कि गैमा रेस से कैंसर का इलाज हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से एक्सरेज हैं, कितनी खतरनाक हैं, लेकिन आपके हड्डी वगैरह टूट जाए, हम एग्जैक्टली पता नहीं कर सकते, तो एक्सरेज के आगे जो है आपके बॉडी को लाया जाता है, और आपके बॉडी में से एक्सरेज पास की जाती हैं एक लम्हा के लिए, और वो आपका इमेज बनाती हैं आपकी हड्डियों का कि कहाँ पे क्रैक है। तो देखें कितनी खतरनाक चीजों को हम बरोए कार लाए हैं, काम के लिए लाए हैं। ये है इंसान सोचता रहा है, और यही इंसान की फितरत में चीजें हैं। ठीक है, अब इंसान की फितरत दूसरी भी हो सकती है, झगड़ालू भी है। बेसिकली जो यूरेनियम है उसी से बिजली भी पैदा की जा रही है, एटम बम भी बनाया जा रहा है। ठीक है, और बिजली बनाने के बहाने एटम बम बना दिया। बिजली किस लिए? अपने मुल्क के इंसानों के फायदे के लिए, और एटम बम किसके लिए? दूसरे मुल्क के इंसानों के फायदे के लिए। अच्छा बेटे, नेचुरल फिलॉसफी क्या है बेटे? नेचुरल फिलॉसफी, पहले वर्ड फिलॉसफी को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर नेचुरल फिलॉसफी को याद करेंगे। नेचुरल फिलॉसफी की तरफ आए। फिलॉसफी वर्ड जो है बेटे, फिलॉसफी, इसके अंदर दो चीजें हैं, फाइलो एंड सोफिया। फाइलो का मतलब लव, और सोफिया का मतलब विजडम, अकल से मोहब्बत। ठीक है, तो फिलॉसफी दरअसल दो अल्फाज का मजमुआ है, फाइलो एंड सोफिया। फाइलो मीन लव, सोफिया का मतलब विजडम। लव ऑफ विजडम, अकल से मोहब्बत, सोचने से मोहब्बत। जो सोचता है, अकल रखता है, जो चीजों के बारे में सोच विचार करता है, दरअसल वो फिलॉसफर है, वो फिलॉसफर है, वो साइंटिस्ट है। वो नहीं जो सोचता ही नहीं है, बस त्रै पुराठे खा दिया या मालूम तो बाद दोपहर का ख्याल आया कि दोपहर को चिकन पड़ा उसी त्रै रोटियां यहाँ खाने। ठीक है, तो वो नहीं, अकल वालों के लिए है। ये समझ आ रही है? द सिंगल डिसिप्लिन ऑफ साइंस, साइंस का वाहिद सब्जेक्ट, वाहिद मजमून या वाहिद डिसिप्लिन ऑफ साइंस दैट ट्राई टू ऑर्गेनाइज, जिसमें चीजों को तरतीब दिया गया, तरतीब देने की कोशिश की, द डिसऑर्डर्स इन द फिजिकल फिनोमिना, कुदरती मज़ाहिर जितने भी थे उनकी बेतरतीबी को तरतीब देके, उनकी बातों को समझ के, उन मज़ाहिर को समझ के लिखते थे साइंटिस्ट अपनी किताबों में, अपने सफ़ों पे, बेशक वो चमड़े के होते थे या किसी दरख्त के पत्तों के होते थे।
ठीक है, उसके ऊपर लिखते थे, तो वो जिसमें लिखते जाते थे वो नेचुरल फिलॉसफी कहलाती थी। ठीक है, तो सन 1900 ईस्वी तक जो पीछे जितनी भी फिजिक्स का इल्म था, उससे पीछे जितना भी साइंस का इल्म था, वो बहुत ज्यादा हो चुका था। आपको पता है पीछे हमने पढ़ा सिंगल डिसिप्लिन था, कौन सा? नेचुरल फिलॉसफी। कौन सा था? एक ही किताब थी, उसी के अंदर सारा इल्म लिखा जाता था, जो भी होता था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी ये नहीं थी। ठीक है, एक ही था। तो अब जब बहुत वसी हो चुका था, तो फिर हमें इसको दो ब्रांचेस में तकसीम करना पड़ा। ठीक है, वो कौन कौन सी आगे आ रही हैं, लेकिन मैं इतना बता दूं कि 1900 से पहले पहले हम बड़े ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते थे, बड़े ऑब्जेक्ट्स के मोशन को स्टडी करते थे। सबसे ज्यादा जो पहले इल्म वाले हैं वो ग्रीक से यूनानी थे। ठीक है, तो उसमें अरस्तु है, अरिस्टोटल जिसको कहते हैं, और उसके बाद टॉलमे है, पी से लिखते हैं टॉलमे, वो भी साइंटिस्ट थे। ये जो साइंटिस्ट थे ये डिस्कस करते थे बड़ी बड़ी चीजों को। टॉलमे और अरिस्टोटल कहते थे कि जो सूरज है ये जमीन के गिर्द घूम रहा है, बाकी प्लैनेट्स भी जमीन के गिर्द घूम रहे हैं। ठीक है, बाद में फिर कोपरनिकस आया, गैलीलियो आया, फिर उन्होंने अपनी किताबों में लिखा कि नहीं, ऐसा नहीं है, सूरज के गिर्द जमीन घूम रही है। ठीक है, तो पहले किन चीजों को डिस्कस किया जाता है? छोटी चीजों को नहीं, बड़ी चीजों को डिस्कस किया जाता है, जो कि छोटी चीजें नजर ही नहीं आती थी। एटम्स, मॉलिक्यूल्स तक हमारी रसाई नहीं थी। ठीक है, तो बड़े ऑब्जेक्ट्स को स्टडी किया जाता था। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन बने, न्यूटन के फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ वगैरह, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बना, इसी के साथ ही इक्वेशंस ऑफ मोशन बनी। इसके अलावा थर्मोडायनामिक्स के लॉज, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ बने, उसका जो जीरोथ लॉ है वो बाद में आया। ठीक है, इसके अलावा ऑप्टिक्स के कुछ लॉज बने, मैक्सवेल का दौर था। तो 1900 से पहले का जो दौर है उसको हम कहते हैं पुराना दौर, क्लासिकल दौर, और उसमें थर्मोडायनामिक्स को डिटेल से डिस्कस किया जाता था, क्लासिकल फिजिक्स को डिस्कस किया जाता था, क्वांटम फिजिक्स नहीं होती थी, क्वांटम मैकेनिक्स नहीं होती थी, छोटी चीजों को डिस्कस नहीं किया जाता था। ठीक है, 1900 तक। बाद में 1900 में जब मैक्स प्लांक आया फिजिक्स में, तो उसने फिर देखा कि चीजें बहुत डिटेल से डिस्कस होनी चाहिए, और जो रोशनी है, इससे जो एनर्जी आ रही है, इसमें छोटे छोटे पैकेट्स हैं जिनको बाद में आइंस्टाइन ने फोटोन का नाम दिया था। ठीक है, यहां से फिर 19वीं सदी में 1900 के बाद तब्दीली आई, और फिर साइंस कहां से कहां निकल गई है। ठीक है, तो 1900 तक का जो दौर है, पीछे जितना भी साइंस थी उसमें फिजिक्स का जो पोर्शन था उसको हम कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स। 1900 के बाद जो का जो दौर है वो कहलाता है मॉडर्न फिजिक्स। बहरहाल ये मैं थोड़ी सी और डिटेल में चला गया था। ये सिर्फ मैं चीजें कोई छोड़ता नहीं होता, ये चीज याद करने वाली नहीं है, लेकिन सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है। ये मैंने पैराग्राफ भी बनाया हुआ है बुक में, क्या नॉलेज अप टू 19th सेंचुरी के 1900 तक का जो नॉलेज था वो क्या था, और उसके बाद कौन कौन सी ब्रांचेस बनी है। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। डिफाइन द ब्रांचेस ऑफ नेचुरल फिलॉसफी। नेचुरल फिलॉसफी की ब्रांचेस को डिफाइन करें। नेचुरल फिलॉसफी की ब्रांचेस कौन कौन सी, उनको डिफाइन करें। ठीक है, इधर इधर बेटे। तो पहली ब्रांच है बेटे, कौन सी है? फिजिकल साइंसेस। पहली ब्रांच का नाम क्या है? फिजिकल साइंसेस। उर्दू में तबई भी कहते हैं, तिब से तबई, तबई साइंसेस। इट इज द ब्रांच ऑफ नेचुरल फिलॉसफी। किसकी ब्रांच है ये? नेचुरल फिलॉसफी की। यहां भी लास्ट किसकी ब्रांच है पुत्र? फिजिकल साइंसेस। नेचुरल फिलॉसफी की ब्रांच है ये, दैट डील्स विद, जो कि डिस्कस करती है, जो कि बयान करती है, ठीक है, विद नॉन लिविंग थिंग्स, मुर्दा अजसाम को। ठीक है, जो किन को डिस्कस करती है? मुर्दा अजसाम को, नॉन लिविंग थिंग्स को डिस्कस करती है, उसको क्या कहते हैं? फिजिकल साइंसेस। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, एस्ट्रोनॉमी है, जियोलॉजी है। फिजिक्स आप अभी कुछ देर में पढ़ेंगे कि क्या होती है। अब तो खैर हम मुर्दा से जिंदा की तरफ भी चले गए हैं, वो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक्स में आपको बताएंगे कि फिजिक्स सिर्फ अब सॉलिड लिक्विड गैसेस को ही नहीं डिस्कस करती। फिजिक्स जो है वो इंसानियत के लिए बाकायदा एक्सरेज, गैमा रेज, लेजर्स ये भी प्रोड्यूस कर चुकी है, और बायो को भी फायदा दे चुकी है। ठीक है, अच्छा जी, केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करती है, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को स्टडी करती है। एस्ट्रोनॉमी क्या है? इल्म फल्कियात, सितारों का इल्म। ठीक है, ये भी फिजिकल साइंसेस में आता है। इसके बाद जियोलॉजी। जियोलॉजी और जियोग्राफी दो सब्जेक्ट्स, दो फील्ड्स हैं। जियोलॉजी होती है जमीन के अंदर जो मिनरल्स हैं
जो लोहा निकलेगा, जो सोना निकलेगा, जो चांदी है, जो कॉपर है, जो तांबा है, ठीक है, वो कहां से निकलेगा, कैसे निकलेगा, कैसे उसकी खोज लगानी है, अंदर क्या क्या है, कितनी परतें हैं जमीन के अंदर, वो जियोलॉजी है। एक है जियोग्राफी। जियोग्राफी क्या होती है? जमीन के ऊपर, जमीन की सतह से ऊपर जो इन्वायरमेंट है, जो माहौल है, और उसके साथ साथ जो क्लाइमेट उसमें आता है, और उसके साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों को स्टडी करना कि अमेरिका कहाँ है, कनाडा कहाँ है, एंटार्क्टिक रीजन कहाँ है, ठीक है, मलेशिया कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, इसकी स्टडी, जमीन की सतह से ऊपर जो स्टडी है वो जियोग्राफी कहलाती है। जमीन की सतह के अंदर की जो स्टडी है वो जियोलॉजी कहलाती है। समझ आ गई है? तो ये सारी किसकी ब्रांचेस हैं? बोलो। अब इसको एक दफा पढ़ो, शाबाश। एक दफा फिर पढ़ो, एग्जाम्पल भी साथ। अब अपनी बुक पे निशान लगा लो, ठीक है, ये जो भी इंपॉर्टेंट का निशान लगाना है, बुक आपके पास मौजूद है, वही बुक वाला ही है, सामने लिखा हुआ है, ठीक है। समझ आ गई है? किसी को कोई मसला, उसके ऊपर मीनिंग लिखने हैं तो लिख लें। अच्छा बेटे, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल साइंसेस। कौन सी? इट इज द ब्रांच ऑफ नेचुरल फिलोसफी विच डील्स विद लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स क्या होते हैं? जिंदा अजसाम। जिंदा अजसाम का मुतालिया करना। जिंदा में कौन आता है? तो दो ब्रांचेस हैं, ज़ूलॉजी, बॉटनी। ये जानवरों को डिस्कस करती है, जिसमें इंसान भी आते हैं, उसमें बंदर भी आते हैं, उसमें गधे भी आते हैं, ठीक है, सारे आते हैं। जबकि बॉटनी पौधों को डिस्कस करती है, ठीक है। हाँ जी, पौधे भी जानदार हैं, इसीलिए तो बड़े होते हैं, पानी ना दे तो मर जाते हैं, ठीक है, ये जानदार है। तो जिंदा अजसाम को डिस्कस करने वाली ब्रांच का नाम क्या है? बायोलॉजिकल साइंसेस। ज़ूलॉजी जो है ये जानवरों की स्टडी, और बॉटनी पौधों की स्टडी। क्या कि जानवरों के अंदर, हम जो है इंसान या कोई भी जानवर, उसके अंदर सेल होता है, खुलिया, उस सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, ये सेल्स मिलते हैं तो क्या बनता है, टिश्यूज क्या होते हैं, मसल्स क्या हैं हमारे, किस तरह से। इसी तरह पौधों के टिश्यूज कैसे होते हैं, उनका सेल कैसा है, और जानवरों से पौधों के सेल्स में क्या फर्क है। तो ये है बायोलॉजिकल साइंसेस। अब 2-3 दफा इसको पढ़ें, साहब याद करें। अच्छा बेटे, हर चीज का मकसद होता है। आपकी जिंदगी का मकसद है कोई? क्या आपकी जिंदगी का क्या मकसद है? दूसरों को नीचा दिखाना, पैसा कमाना, इंसानियत की खिदमत करना। इंसानियत की खिदमत करना सेंटेंस अच्छा है, अच्छा मजाक है, अच्छा लतीफा है? असल में हम मकासद हयात कुछ और है, ठीक है। वो इकबाल कहते हैं ना, हाय हाय, कि तेरे आजाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहां मरने की पाबंदी वहां जीने की पाबंदी, गुजर औकात कर लेता है ये कहो बयाबा में, कि शाही के लिए जिल्लत है कारे आशियां बंदी। असल हयात है ही यही मेरा बेटा, कि यहां हमने जीना नहीं है और आखिरत में हमें मरना नहीं है, वहां पहुंच गए तो। और यहां की तैयारी हम करते हैं, बड़े बड़े आशियाने बनाते हैं, जबकि वो नहीं बनाने चाहिए, हमें आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। और वहां के आशियाने बनाने थे, वो हम नहीं बना रहे। तो मकसद हयात हमारा उल्टा चल रहा है, गधे की तरह। गधे को खींचो इधर, जाता उधर है। तो ये 12 हालात। अच्छा बेटे, ऑब्जेक्टिव ऑफ चैप्टर, जिस तरह हर चीज का एक ऑब्जेक्टिव होता है, पुत्र फिजिक्स का भी कोई मकसद है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द चैप्टर, चैप्टर का मकसद क्या है? तो मकसद पता होना चाहिए, बेशक एग्जाम में ना आए, वो पता तो हो, कोई पूछे पहला चैप्टर पढ़ रहे हो क्या मकसद है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द चैप्टर, चैप्टर का मकसद क्या है? द चैप्टर स्पेशली खास तौर पे फोकस करता है, तवज्जो देता है, ठीक है, ऑन द नीड ऑफ थारो मीन मुकम्मल, अंडरस्टैंडिंग समझ, मुकम्मल समझ पे फोकस करता है, एंड प्रैक्टिस और मश्क करना, प्रैक्टिस करना, ठीक है। ये चैप्टर हमें कहता है कि खास तवज्जो दो और मुकम्मल समझो किन चीजों को, और प्रैक्टिस करो किन चीजों की। पहला पॉइंट है मेजरिंग टेक्निक्स, पैमाइश के तरीके। मेजरिंग टेक्निक्स, पैमाइश की टेक्निक्स क्या है?
पैमाइश के तरीके क्या है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद रिकॉर्डिंग स्किल्स, और आपको किसी मेजरमेंट को रिकॉर्ड करना, उसको मेजर करने का हुनर आता हो। मिसाल के तौर पर कोई पैमाइश करनी है मीटर रॉड से, तो आपको पता हो कि 0 वहां रखना है और फिर वहां चेक करना है दूसरे एंड पे लंबाई कितनी है। आपको जो स्क्रू गेज है उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए, पता हो कि पहले उसकी 0 जो एरर है वो सही करना है, फिर उसके बाद। इसी तरह वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल आपको आता हो। डिस्क्राइब द 3 फ्रंटियर्स। फ्रंटियर क्या होता है बेटे? फ्रंटियर, जी बेटे फ्रंटियर क्या होता है? हाँ पुत्र, हाँ जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। फ्रंटियर, आप भाई फ्रंटियर्स, फ्रंटियर्स, फ्रंटियर, फ्रंटियर का मतलब सरहदें, ठीक है, लिमिटेशंस, हदें, ठीक है। फ्रंटियर्स ऑफ साइंसेस, साइंस की हद कहां तक है, साइंस की सरहद कहां है, साइंस कहां तक स्टडी करती है। फ्रंटियर का मतलब सरहदें, बोलो फ्रंटियर का मतलब। देयर आर 3 मेन फ्रंटियर्स, कितने? फिर बोलो 3 मेन फ्रंटियर। साइंस की 3 हुदूद हैं, कौन कौन सी? पहली है द वर्ल्ड ऑफ द एक्सट्रीमली लार्ज, सबसे बड़ी चीजों को डिस्कस करना साइंस के जुमरे में आता है, साइंस के रीजन में आता है, साइंस के फ्रंटियर्स में आता है, साइंस की लिमिटेशंस में आता है, ठीक है। सबसे बड़ी चीजें कौन कौन सी? यूनिवर्स इटसेल्फ, पूरी कायनात को डिस्कस करना साइंसेस की हुदूद में आता है। पूरी कायनात को डिस्कस करना साइंसेस की हुदूद में आता है। जमीन को डिस्कस करना, चांद को डिस्कस करना, सूरज को, मरीख को, ठीक है। इसके अलावा गैलेक्सीज कितनी हैं, यूनिवर्स फैल रही है उसको डिस्कस करना, बिग बैंग हुआ था उसको डिस्कस करना। यूनिवर्स है, अब तो कॉन्सेप्ट आ गया मल्टीवर्स का, कि यूनिवर्स एक नहीं है, बहुत सारी कायनातें हैं, ठीक है। उसको डिस्कस करना कि ये कायनात कब से है, फैल रही है, कितनी फैल रही है, ठीक है। ब्लैक होल्स क्या होते हैं और ब्लैक होल्स के इस कायनात पे क्या क्या असरात हैं। इसी तरह नई चीजें हमारे आई हैं, वॉर्म होल, सुना है आपने? वॉर्म होल कभी इंशाल्लाह बात करेंगे कि वॉर्म होल क्या होता है, ठीक है, कि फासले हमने कम कर देने हैं। अगर वॉर्म होल हमने जनरेट कर लिया स्पेस के अंदर, अगर वॉर्म होल हम बना लें तो फासले कम हो जाएंगे। जहां पे रोशनी भी अरबों साल बाद पहुंचती है, वो फासला हम स्पेस को बेंड कर देंगे तो वो करीब आ जाएंगे 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ है। अगर हम स्पेस को बेंड कर दें और इन दोनों पॉइंट्स को करीब ले आए तो अब यहां से यहां तक फासला कम हो जाएगा, ठीक है। तो साइंस बहुत आगे जा रही है। अच्छा, उसने एक मिसाल दी है, यहाँ पे एक मिसाल दी है कि साइंस की हदें कितनी दूर तक हैं और साइंस कहां कहां काम कर रही है। देखिए, रेडियो टेलीस्कोप्स, कहते हैं रेडियो टेलीस्कोप जो खूर्दबीन है जो साइंटिस्ट ने लगाई हुई है, जो रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करती है, नाउ गैदर, अब इकट्ठा कर लेती है इंफॉर्मेशन, मालूमात को, फ्रॉम द फार साइड ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स के दूर दराज के किनारों से, यूनिवर्स के एंड से, यूनिवर्स के इख्तिताम से, जहां तक हम जानते हैं यूनिवर्स के आखिरी किनारों से आने वाली जो रोशनी है, जो रेडियो वेव्स है, उनको भी टेलीस्कोप डिटेक्ट करती है ऑफ द यूनिवर्स, एंड हैव रिसेंटली, और कुछ ही अरसा पहले, डिटेक्ट की है, ट्रेस की है, मालूम की है, तलाश की है, किस चीज की? रेडियो वेव्स की। कुछ लहरें हमें मिली हैं। द फायर लाइट, फायर लाइट होती है कि कोई चीज दहक रही हो, कोई जल रही हो कोई चीज और उससे रोशनी आए। जिस तरह दूर दराज कोई खैमा हो, सहरा में आप हो और आपको तलाश हो किसी, आप रास्ता भटक गए हो तो आप दूर दराज देखते हैं कि कोई रोशनी वगैरह है, उसको फायर लाइट कहेंगे। तो दूर दराज तरह कोई स्टार हो तो वो फायर लाइट है। तो कहीं से कोई रोशनी का सोर्स हो, कोई दहकता हुआ अंगारा हो जहां से रोशनी आ रही है, उसको फायर लाइट कहते हैं। तो हमारी टेलीस्कोप ने कायनात के एंड से, दूर दराज इलाके से आने वाली फायर लाइट को ट्रेस किया है, जो कि ऑफ द बिग बैंग, जो कि इस बात का सबूत थी कि बहुत अरसा पहले बिग बैंग हुआ था, धमाका हुआ था, वहां से फायर लाइट पैदा हुई, रोशनी पैदा हुई, और वो रोशनी अरबों साल का फासला तय करते हुए आज हमारे पास पहुंची है और हमने उसको डिटेक्ट किया है। उससे हमें पता चला कि 13.5 अरब साल पहले ये चली थी, इसलिए 13.5 अरब साल पहले धमाका हुआ था। कैसी मजे की बात है।
Enjoy the physics.